नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, सोचिए, आने वाले कुछ सालों में भारत सिर्फ दुनिया को सॉफ्टवेयर ही नहीं देगा, बल्कि बड़े-बड़े जहाज भी बनाकर दुनिया को देगा। और इस दिशा में एक बड़ी शुरुआत पश्चिम बंगाल से हो रही है। जी हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बंगाल में 5 बड़ी परियोजनाओं की नींव रखी है। इन परियोजनाओं पर करीब 3500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक सरकारी प्रोजेक्ट है या फिर ये कदम भारत के शिप बिल्डिंग यानी जहाज बनाने के उद्योग को पूरी तरह बदल सकता है। इस वीडियो के अंत तक आपको पता चलेगा कि इन परियोजनाओं का असर भारत की नेवी, इकोनॉमी, जॉब्स और ग्लोबल पावर पर कितना बड़ा हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। दोस्तों, भारत की करीब 7500 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा है। हमारे देश का ज़्यादातर विदेशी व्यापार समुद्र के रास्ते होता है, लेकिन इसके बावजूद जहाज बनाने के मामले में भारत अभी चीन, दक्षिण कोरिया और जापान से काफ़ी पीछे है। यानी भारत समुद्री व्यापार में तो एक बड़ा देश है, लेकिन जहाज बनाने के मामले में हम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल अभी नहीं कर पा रहे हैं। अब सरकार इस स्थिति को बदलना चाहती है और इसी कोशिश का एक बड़ा हिस्सा है पश्चिम बंगाल में शुरू की गई ये 5 बड़ी परियोजनाएं। दोस्तों, अब अगर हम असल घोषणा की बात करें तो 23 अगस्त 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल में 5 बड़ी परियोजनाओं की नींव रखी। इनमें से 3 परियोजनाएं GRSE यानी गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स की है, वहीं 2 परियोजनाएं YIL की है। इन सभी परियोजनाओं पर कुल मिलाकर करीब 3500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। GRSE की परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य बड़े जहाज बनाने और उनकी मरम्मत करने की क्षमता बढ़ाना है। वहीं YIL की परियोजना में रक्षा क्षेत्र के लिए जरूरी मजबूत और बड़े मेटल कंपोनेंट बनाने की नई सुविधा तैयार की जाएगी। आसान भाषा में समझें तो एक तरफ भारत बड़े जहाज बनाएगा और दूसरी तरफ उन जहाज़ों और डिफेंस सिस्टम में लगने वाली जरूरी भारी मेटल पार्ट्स को भी देश में बनाए जाएंगे। यानी कोशिश सिर्फ जहाज बनाने की नहीं है, बल्कि पूरी मैन्युफैक्चरिंग चेन को भारत में मजबूत करने की है। दोस्तों, इन 5 परियोजनाओं में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दक्षिण 24 परगना के रायचक में बनाया जाएगा। यहाँ GRSE एक बड़ा और आधुनिक शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर फैकल्टी तैयार करेगी। यह फैकल्टी करीब 32 एकड़ जमीन में बनेगी। इनमें कई बड़ी सुविधाएं होंगी, जैसे करीब 200 मीटर लंबा ड्राई डॉक, 200 मीटर की स्लिप बे, जहाज़ों को पानी में उतारने के लिए शिप लॉन्चिंग पैड, 2 जेट्स, जहाज के अलग अलग हिस्से बनाने और उनकी मरम्मत के लिए सुविधाएं, बड़े जहाज़ों के लिए वर्कशॉप और स्टोरेज एरिया। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 2500 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च होने की बात कही गई है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ करीब 200 मीटर लंबे वारशिप और करीब 60,000 डेड वेट टन तक के बड़े कमर्शियल शिप को भी संभाला जा सकेगा। इसका मतलब है कि GRSE सिर्फ छोटे नेवल वेसल तक सीमित नहीं रहेगी, वह बड़े वारशिप, कमर्शियल शिप बनाने और बड़े रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी मुकाबला कर सकेगी। लेकिन यहाँ असली कहानी सिर्फ बड़े जहाज बनाने की नहीं है। असली ताकत पूरे इकोसिस्टम में होगी, जिसमें जहाज के साथ साथ उनके लिए जरूरी हजारों छोटे बड़े बड़े कंपोनेंट भी भारत में बनाए जा सकेंगे। दोस्तों, दूसरी परियोजना हावड़ा के शालीमार में है। यहाँ GRSE करीब 100 करोड़ रुपए खर्च करके पुराने ड्राई डॉक को फिर से तैयार करेगी। इसका इस्तेमाल मध्यम आकार के जहाज बनाने और उनकी मरम्मत के लिए किया जाएगा। तीसरी परियोजना है कोलकाता के दामोदर फैकल्टी में। यहाँ करीब 70 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें मध्यम आकार के जहाज़ों की मरम्मत, इलेक्ट्रिक और छोटे वाटर क्राफ्ट के लिए नई सुविधाएं तैयार की जाएंगी। इन दोनों परियोजनाओं की खास बात यह है कि इनके लिए नई जमीन से सब कुछ शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले से मौजूद पुराने पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आधुनिक बनाया जाएगा। आसान भाषा में कहें तो सरकार और GRSE पुरानी सुविधाओं का इस्तेमाल करके कम समय और कम लागत में जहाज बनाने और रिपेयर करने की क्षमता बढ़ाना चाहती है। दोस्तों, अब बात करते हैं YIL की 2 बड़ी परियोजनाओं की, जिन्हें ईसापुर में लगाया जाएगा। पहली परियोजना है 3000 टन का हाइड्रोलिक फॉर्जिंग प्रेस। यह पुरानी 2060 650 टन की फॉर्जिंग मशीन की जगह लेगी, जिसे साल 1976 में लगाया गया था। इन नई मशीन की मदद से गन बैरल्स, एम्यूनिशन, डिफेंस इक्विपमेंट के लिए जरूरी मजबूत मेटल पार्ट बनाए जा सकेंगे। दूसरी परियोजना है रेडियल फॉर्जिंग प्लांट्स। इसकी लागत करीब 473 करोड़ रुपए बताई गई है। इस प्लांट में स्पेशलाइज्ड मेटल पार्ट, एरियल बॉम्ब कंपोनेंट, रेलवे एक्सेल्स और न्यूक्लियर रिएक्टर से जुड़े जरूरी कंपोनेंट बनाए जा सकेंगे। अब इसका महत्व समझते हैं।
डिफेंस और स्ट्रेटेजिक सेक्टर में इस्तेमाल होने वाली कई खास मेटल कंपोनेंट के लिए भारत को अभी भी दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर ये जरूरी कंपोनेंट्स भारत में ही बनने लगे तो सप्लाई चेन मजबूत होगी और दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता कम हो सकती है। यानी भारत सिर्फ हथियार और जहाज बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि उनके लिए जरूरी कंपोनेंट भी देश में बनाने की क्षमता बढ़ा रहा है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि भारत शिप बिल्डिंग पर इतना जोर क्यों दे रहा है। दोस्तों, इसकी पहली वजह है देश की सुरक्षा। अगर युद्ध या कोई बड़ा ग्लोबल क्राइसिस होता है तो यह जरूरी नहीं है कि दूसरे देशों की कंपनियां अपने जहाज भारत को उपलब्ध कराएं। दूसरी वजह है आर्थिक सुरक्षा। भारत का बहुत सारा इंटरनेशनल ट्रेड समुद्र के रास्ते होता है। अगर जहाज बनाने और उनकी रिपेयर करने के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहेंगे तो किसी संकट के समय हमारी सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। तीसरी वजह है दुनिया में बढ़ती मांग। आज दुनिया में वारशिप, कार्गो शिप और ग्रीन एनर्जी वेसल की जरूरत बढ़ रही है। भारत के पास पहले से ही स्किल्ड वर्कर, मजबूत स्टील इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग टैलेंट और बड़ा घरेलू बाजार है। अब सबसे बड़ी चुनौती है कि इन सभी खूबियों का इस्तेमाल करके भारत को दुनिया के बड़े शिप बिल्डिंग कंट्रीज में शामिल किया जाए। दोस्तों, अब अगर बात करें हम सरकार के बड़े लक्ष्य की, तो सरकार चाहती है कि 2030 तक भारत शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर के मामले में दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल हो। इसके बाद 2047 तक भारत को दुनिया के टॉप 5 शिप बिल्डिंग देशों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सरकार कई कदम उठा रही है, जैसे फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड बनाना, शिप बिल्डिंग क्लस्टर तैयार करना और देश में ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाने को बढ़ावा देना। लेकिन सिर्फ सरकारी पॉलिसी बनाने से भारत ग्लोबल शिप बिल्डिंग हब नहीं बन सकता। इसके लिए कई चीज़ों की ज़रूरत होगी। प्रोजेक्ट समय पर पूरे हों, जहाज़ों की कीमत दूसरे देशों के मुकाबले कम्पिटिटिव हो, बेहतर और आधुनिक शिप डिजाइन तैयार हो, प्राइवेट कंपनी की ज़्यादा भागीदारी हो, जरूरी कंपोनेंट की सप्लाई मजबूत हो, स्किल्ड वर्कर तैयार किए जाएं और सबसे ज़रूरी, दुनिया के दूसरे देशों का भारत के शिप बिल्डिंग सेक्टर पर भरोसा बढ़े। यानी लक्ष्य बड़ा है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए पॉलिसी के साथ साथ ग्राउंड लेवल पर मजबूत एग्जीक्यूशन भी जरूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं जीआरएसई की भूमिका की। जीआरएसई भारत की प्रमुख डिफेंस शिप बिल्डिंग कंपनीज में से एक है। यह कंपनी भारतीय नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए कई तरह के जहाज बना चुकी है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक जीआरएसई के पास पहले से ही कई जहाज बनाने के बड़े ऑर्डर्स हैं। कंपनियां विदेशी ग्राहकों के लिए कार्गो शिप भी बना रही हैं। अब रायचक, शालीमार, पीटरपोर की नई फैकल्टी बनने के बाद जीआरएसई के पास अपने काम को और बड़ा करने का मौका होगा। यानी कंपनी सिर्फ वारशिप ही नहीं बनाएगी, बल्कि कॉमर्शियल शिप बनाने और जहाज़ों की रिपेयर करने का काम भी बढ़ा सकती है। यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनी के लिए सिर्फ डिफेंस ऑर्डर पर निर्भर रहना काफ़ी नहीं है, उसे कॉमर्शियल और इंटरनेशनल ऑर्डर भी हासिल करने होते हैं। अगर जीआरएसई को ज़्यादा एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं तो भारत सिर्फ मेक इन इंडिया तक सीमित नहीं रहेगा, भारत मेक फॉर द वर्ल्ड की दिशा में आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, अब आता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल, बंगाल को क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों, इस परियोजना का फायदा सिर्फ डिफेंस मिनिस्ट्री या जीआरएसई को नहीं होगा। शिप बिल्डिंग एक ऐसा इंडस्ट्री सेक्टर है जिसमें एक बड़े जहाज को बनाने के लिए बहुत सारी दूसरी कंपनियों और सप्लायर की जरूरत होती है। इससे बंगाल में नए रोजगार के मौके बन सकते हैं, जैसे मरीन इंजीनियर्स, बिल्डर, फैब्रिकेटर्स, नेवल आर्किटेक्ट्स, इलेक्ट्रीशियंस, मशीन ऑपरेटर्स, लॉजिस्टिक और पोर्ट वर्कर्स, डिफेंस कंपोनेंट बनाने वाले वर्कर्स। इसके अलावा कोलकाता, हावड़ा और हुगली के छोटे और मध्यम उद्योग को भी नए ऑर्डर मिल सकते हैं। अगर सरकार स्किल डेवलपमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर भी ध्यान देती है तो इसका फायदा और ज़्यादा हो सकता है। इससे बंगाल का पुराना इंडस्ट्रियल बेस नई और मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जुड़ सकता है। यानी इन प्रोजेक्ट से सिर्फ जहाज नहीं बनेंगे, बल्कि नौकरियां, छोटे उद्योग और पूरी सप्लाई चेन भी मजबूत हो सकती है। दोस्तों, लेकिन इस योजना के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी हैं। पहली चुनौती है प्रोजेक्ट में देरी और लागत बढ़ना। दूसरी चुनौती है चीन, दक्षिण कोरिया और जापान की बड़ी शिपयार्ड से मुकाबला। इन देशों को जहाज बनाने का कई दशकों का अनुभव है, उनके पास बड़ी प्रोडक्शन कैपेसिटी और मजबूत फाइनेंसिंग सिस्टम भी है। तीसरी चुनौती है कुशल और ट्रेंड वर्कर्स की कमी। जहाज बनाना सिर्फ स्टील को जोड़ने का काम नहीं है, इसमें एडवांस डिजाइन, इंजन और सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी और बहुत सटीक इंजीनियरिंग की जरूरत होती है। चौथी चुनौती है कॉमर्शियल ऑर्डर, यानी बड़े ग्राहकों से ऑर्डर मिलना। अगर इन नई शिप बिल्डिंग फैकल्टी को पर्याप्त ऑर्डर नहीं मिले तो उनकी पूरी कैपेसिटी का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा
और पांचवी चुनौती है हुगली रिवर से जुड़े एनवायरनमेंट और नेविगेशन की ज़रूरतें। इसीलिए इस प्रोजेक्ट की सफलता सिर्फ फाउंडेशन स्टोन रखने से तय नहीं होगी। असली सफलता तब मिलेगी जब प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो और उन्हें पर्याप्त ऑर्डर भी मिले। दोस्तों, भारत के लिए इसका रणनीतिक मतलब की बात करें तो हम अगर भारत शिप बिल्डिंग यानी जहाज बनाने के क्षेत्र में मजबूत होता है तो इसका फायदा सिर्फ इंडस्ट्री को नहीं मिलेगा, इससे भारत की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी भी मजबूत हो सकती है। भारत अपने लिए ज़्यादा वारसी बना सकेगा, पुराने जहाज़ों की रिपेयर जल्दी कर सकेगा और ज़रूरत पड़ने पर मित्र देशों को डिफेंस प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध करा सकेगा। वहीं कॉमर्शियल शिप का निर्माण बनने से भारत की मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स और मर्चेंट फ्लीट भी मजबूत हो सकती है। आसान भाषा में कहें तो शिप बिल्डिंग भारत के लिए एक साथ तीन बड़ी ताकत बन सकती है। पहली, डिफेंस की ताकत, दूसरी, इकोनॉमी को बढ़ाने का जरिया और तीसरी, दुनिया में भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ाने का माध्यम। यही वजह है कि राजनाथ सिंह ने भारत को दुनिया का बड़ा शिप डिजाइन और शिप बिल्डिंग हब बनाने की बात कही है। तो दोस्तों, सवाल आता है कि क्या 3500 करोड़ रुपए का यह निवेश भारत को ग्लोबल शिप बिल्डिंग हब बना देगा? सच कहें तो अभी यह कहना जल्दबाजी होगी। यह मंजिल नहीं बल्कि एक शुरुआत है। रायचक का शिप बिल्डिंग हब, शालीमार और किडरपोर की रिपेयर फैकल्टी और ईसापुर के एडवांस फॉर्जिंग प्लांट, ये सभी मिलकर भारत में एक मजबूत डिफेंस और शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम तैयार कर सकते हैं। अगर ये प्रोजेक्ट समय पर पूरे होते हैं, प्राइवेट कंपनीज इसमें जुड़ती हैं, भारत को एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलते हैं और सरकार कंपिटेटिव फाइनेंसिंग उपलब्ध कराती है, तो आने वाले वर्षों में बंगाल भारत के लिए मैरीटाइम सेक्टर के विकास का एक बड़ा केंद्र बन सकता है। लेकिन अगर प्रोजेक्ट में देरी होती है और एग्जीक्यूशन धीमा रहता है, तो ये इस योजनाएं कई बड़े सरकारी अनाउंसमेंट की तरह सिर्फ कागजों तक सीमित रह सकती हैं। यानी असली परीक्षा अब घोषणा की नहीं, बल्कि उसे सही समय और समय पर इम्प्लीमेंटेशन की है। दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत 2030 तक दुनिया के टॉप 10 शिप बिल्डिंग देशों में शामिल हो सकता है? और क्या बंगाल भारत का अगला बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। आपकी कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। दोस्तों, अगर आपको भारत की डिफेंस, इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स पर ऐसे आसान और रिसर्च बेस्ड वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको पॉइंट टू पॉइंट ही चीज़ें देखने को मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।